आपने फासिस्ट नेता मुसोलिनी का नाम तो सुना होगा। हाँ, हिटलर का वही खास दोस्त है जिसे जनता ने चौराहे पर लटका दिया था। उसी मुसोलिनी का एक समर्थक और सैनिक रहता है, स्टेफनो माइनो। स्टेफनो की शादी पाउला से होती है और दोनों के घर में 1946 में एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एंटोनिया एडविज अल्बिना माइनो। यही एंटोनिया भारत में आकर सोनिया गांधी बनती हैं, जो पहले भारत की सबसे पावरफुल फैमिली की बहू बनी। इंदिरा गांधी की फेवरेट रही, पति के मरने के बाद भी अपने देश इटली वापस नहीं गईं और 22 सालों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। 3 बार पीएम पर ठुकराया, लेकिन हर बार पीछे से सरकार वही चलाती थी। घोटालों में भी नाम आए और सब कुछ जानने के लिए हमें शुरुआत शुरू से करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी ताकत को किससे खत्म किया? क्या उनकी ही अपनी पार्टी के लोगों ने खत्म किया? उनकी अध्यक्षा ने खत्म किया? हाँ बिल्कुल, वो तो किताब में किताब का दावा है कि पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह बस नाम के प्रधानमंत्री हैं, काम के नहीं। वो आदेश देते नहीं, सिर्फ आदेश मानते हैं। People say I was a silent prime minister. 9 दिसंबर 1946 यानी 1946 में इटली के एक छोटे से गांव लुसियाना में एक सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में सोनिया गांधी का जन्म हुआ। इनका नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उस वक्त क्या था, लेकिन इस पूरी स्टोरी में हम इन्हें सोनिया गांधी ही बुलाएंगे ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ आ जाए। अब सोनिया के पिता मुसोलिनी के लिए लड़ते थे, लिहाजा कुछ समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। इनकी माँ हाउसवाइफ थी। अब इनके पिता की सोच हमेशा से ही फासिस्ट रही है, यानी वो मानते थे कि महिलाओं का काम शादी करना, चूल्हा चौका करना और घर में रहना है। लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी। वो दिमाग से तेज थी और अपनी सिंपल लाइफस्टाइल से अलग कुछ बड़ा करने का सपना देख रही थी। हालांकि 2 बहनों के साथ सोनिया की पढ़ाई कैथोलिक स्कूल में ही हुई। पढ़ाई में तेज थी और फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, लिहाजा इन्होंने अपने पिता से जिद की कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कैम्ब्रिज जाना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जहाँ ये यूनिवर्सिटी है उस शहर का नाम भी कैम्ब्रिज है। तो सोनिया एक्चुअल में उस शहर में गई थी। वहीं पर राजीव गांधी भी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे। अब सोनिया गांधी को वहाँ का खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, लिहाजा वो खाना खाने के लिए वहाँ के पॉपुलर रेस्टोरेंट वर्सिटी जाया करती थी। कहा जाता है कि वहाँ वेटर का काम भी वो करती थी। खैर, उसी रेस्टोरेंट में एक दिन राजीव गांधी जाते हैं। दोनों की मुलाकात होती है और सोनिया वन साइडेड लव में पड़ जाती है। सोनिया गांधी को पता था कि राजीव भारत के एक राज परिवार से आते हैं। ऐसे में किसी को प्यार ना भी हो तो हो जाए, क्योंकि गांधी फैमिली का इंडिया में क्या रुतबा है हम सभी जानते हैं। अब कुछ सालों तक तो इन दोनों की लव लाइफ चलती है। लव लेटर्स एक दूसरे को भेजे जाते हैं और फिर एक दिन सोनिया और राजीव गांधी शादी का प्लान बना लेते हैं। इंदिरा गांधी को ये बात पता चलती है तो वो लंदन में एंटोनिया उर्फ सोनिया से मिलती हैं। उन्हें मना करती हैं, लेकिन सोनिया नहीं मानती। तो फिर इंदिरा गांधी सोनिया से 1 साल बाद शादी करने के लिए कहती हैं। भाई, राज परिवार में शादी करने की बात थी, सोनिया मना भी कैसे करती। एक्चुअल में ये उनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी भी थी, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई इस पोजीशन पे नहीं था और ना इस पोजीशन पे किसी की शादी हुई थी। अगर कहीं और उनकी शादी हो जाती तो वो रुतबा कभी नहीं मिल पाता, लिहाजा वो इंदिरा गांधी की बात मान जाती हैं। इंदिरा को लगा था कि सोनिया गांधी 1 साल में राजीव को भूल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 13 जनवरी 1968 को सोनिया इटली से दिल्ली एयरपोर्ट आई। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं 25 फरवरी 1968 यानी 1968 के दिन उनकी शादी हुई। सोनिया गांधी के पिता इस शादी से नाराज थे, लिहाजा वो शादी में शामिल नहीं हुए। उनकी शादी की सारी रस्में उनके मामा ने की। अब शादी के बाद सोनिया गांधी को भारत के रीति रिवाज अपनाने में दिक्कतें आई। साड़ी पहनने में भी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के रीति रिवाजों में ढल गई। इंदिरा गांधी और सोनिया की खूब बनती थी, इतनी कि इंदिरा ने संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तक को घर से निकाल दिया। एक्चुअल में 1980 यानी 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है और 1982 में इंदिरा ने मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सोनिया चाहती थी कि गांधी परिवार की विरासत सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी तक ही सीमित
रहे। खैर, इस रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद राजीव गांधी पीएम बने क्योंकि ये गांधी परिवार का ही दौर था। इसके बाद एक बुरा वक्त आता है जब 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। सोनिया के परिवार ने उन्हें वापस इटली बुलाया, लेकिन वो नहीं गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति से बिल्कुल दूर रही। उन्होंने बार बार कहा कि वो राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन असली वजह ये मानी जाती है कि तब तक हालात उनके लिए मुफीद नहीं थे। कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी, चुनाव दर चुनाव हार रही थी और नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ था। यही वो दौर था जब पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि गांधी परिवार का नाम ही कांग्रेस को जिंदा रख सकता है। 1998 यानी 1998 में अचानक हालात बदलते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानजनक तरीके से हटा दिया जाता है, यानी उनकी इंसल्ट की जाती है और सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिस वक्त सोनिया गांधी अध्यक्ष पद की शपथ ले रही थी, उस समय सीताराम केसरी बाथरूम में कैद थे। उन्हें कांग्रेस के ही लोगों ने बाथरूम में भेजकर बाहर से ताला लगा दिया था। आप सोच रहे हैं मतलब कितना ज्यादा टिपिकल चीज थी और कितनी पॉलिटिकल चीज थी। इसे कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा हमला भी माना गया। इस दौरान लोगों ने सवाल भी उठाया कि एक विदेशी मूल की महिला जो भारतीय राजनीति से हमेशा दूर रही, उसे सिर्फ गांधी सरनेम की वजह से पार्टी की कमान क्यों सौंप दी गई। कहा जाता है कि सोनिया ने शुरुआत में राजनीति से दूरी सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए बनाई थी, ताकि लोग उन्हें त्यागमयी और मजबूरी में राजनीति में आई महिला के रूप में देखें। लेकिन हकीकत ये थी कि सोनिया गांधी की यही पॉलिटिक्स जनता पर काम कर रही थी और फिर सत्ता और कुर्सी की राजनीति ने उन्हें 1998 में मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। सोनिया एक लीडर बनना चाहती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखते ही देखते उन्होंने पार्टी पर पूरा कंट्रोल कर लिया। हालात ये हो गए कि कांग्रेस नेताओं की किस्मत का फैसला 10 जनपद से होकर जाने लगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक सोनिया की मंजूरी से तय होने लगे। अब 1999 यानी 1999 के चुनाव में तो कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है, लेकिन 2004 में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस को जीत मिल जाती है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उतनी बड़ी इनको जीत मिली। आमतौर पर तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। सोनिया गांधी विदेशी मूल की थीं और इनका जमकर विरोध हुआ। राष्ट्रपति भवन तक जब सोनिया के नाम की चर्चा पहुंची तो देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। सवाल उठा कि भारत की प्रधानमंत्री वो महिला बनेगी जिसका जन्म ही इटली में हुआ है। अब सोनिया गांधी को यह एहसास हो चुका था कि सीधे प्रधानमंत्री बनना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उन्होंने एक त्याग की राजनीति दिखाई। मतलब वो किस तरह से अपने आप को एक ऐसी महिला के रूप में दिखाने लगी कि वो त्याग करती हैं, समर्पण करती हैं। उन्होंने प्रेस के सामने घोषणा की कि वो पीएम पद ठुकरा रही हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि असली सत्ता उन्होंने हाथ से छोड़ी ही नहीं थी। आज मेरी अंतरात्मा ये कह रही है, मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। इसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जिनकी कोई जनाधार वाली राजनीति ही नहीं थी और जो पूरी तरह सोनिया की हाँ और ना पर डिपेंड थे। यही वजह थी कि उस समय पूरा देश उन्हें रिमोट कंट्रोल पीएम भी कहने लगा था। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का घर ही असली सत्ता का केंद्र बन गया। कैबिनेट के फैसले, विदेशी नीति, यहाँ तक कि कौन सा मंत्री क्या बोलेगा, सबका फैसला पॉलिटिकल एडवाइजर्स की टीम करती थी। मनमोहन सिंह भले ही कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथों में ही था। इवन कई बार तो जहाँ प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए था, वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सम्मान होता था। इवन कई बार तो पीएम की कुर्सी पर भी सोनिया गांधी बैठती थी। सोनिया पीठ पीछे नहीं बल्कि बिना टैग वाली पीएम का काम कर रही थी। देश की राजनीति को सोनिया पूरी तरह समझ चुकी थी, साथ में जनता के इमोशन का भी यूज कर रही थी। उन्हें पता था कि भारत की जनता कितनी इमोशनल है और उन्हें उनके इमोशंस को किस तरह यूज करना है। इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी ने बहुत कुछ सीखा था और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सोनिया गांधी एक बहुत दिमागदार महिला थी।
सोनिया गांधी 1998 से 2022 तक यानी लगभग 22 साल कांग्रेस अध्यक्ष रही। इस दौरान यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक उनके कंट्रोल में थी और देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले इसी दौर में सामने आए। सोसाइटी विवाद जिससे पूर्व सीएम सहित कई बड़े अधिकारियों का नाम जुड़ा है। बारी बारी से बेपर्दा होते खबरों को देख अब तो ये शक होने लगा है कि सरकार जितने सौदे करती है उनमें दाल में काला नहीं होता, बल्कि पूरी दाल ही काली होती है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही। एक्चुअल में जब सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तब पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार चलाते हुए उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि घोटालों की फैक्ट्री बना दिया। कई एक्सपर्ट्स और इवन कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का हर कार्यकाल घोटालों और भ्रष्टाचार से बदनाम हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना। इसमें देश की टेलीकॉम पॉलिसी को बेचकर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। कैग की रिपोर्ट में ये साफ बता दिया गया कि इसमें लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया। ये घोटाला सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद मंत्री ए राजा के कार्यकाल में हुआ। फिर आया कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। कॉमनवेल्थ का किराया घोटाला सामने आने पर खेल आयोजन समिति बौखला गई है। आनंद फानन में सारे आरोपों पर सफाई दी जा रही है। ये दुनिया भर की नजरों में भारत की इमेज को चमकाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे पैसा बनाने की मशीन बना दिया। कॉमनवेल्थ में गेम्स से लेकर ट्रॉफी तक सब घोटालों की भेंट चढ़ गए। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच सीबीआई भी कर रही है और सीबीआई ने घोटाले से जुड़े कुल 19 केस दर्ज किए थे। इवन ये दौर यही नहीं रुका। इसके बाद सामने आया कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला। इस घोटाले में कोयले की खदानों को बिना ट्रांसपेरेंट नीलामी के चहेती कंपनियों को बांट दिया गया। बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में एक के बाद एक इतने घोटाले सामने आ चुके हैं कि अब तो समझ में नहीं आ रहा कि इस देश को सिस्टम चलाता है या फिर घोटाले। इवन कैग ने तक कहा था कि इसमें लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये लिस्ट और भी आगे बढ़ी और यूपीए सरकार के दौरान एयरसेल मेर्सिडीज डील, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला और नेशनल हेराल्ड केस जैसे तमाम केस सामने आए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सब घोटालों की डोर कहीं न कहीं 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर से ही जुड़ी थी। कैबिनेट मंत्री भी फैसले लेने से पहले सोनिया गांधी और उनके करीबी सलाहकारों की तरफ ही देखते थे। 10 साल तक यूपीए की सरकार जनता का पैसा लूटती है और सोनिया गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कमजोर प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह को सामने बैठाकर खुद सत्ता की रिमोट कंट्रोल चलाई। इवन ये तक कहा गया कि 2004 से 2014 तक का वक्त कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता और घोटालों का स्वर्ण युग था, लेकिन देश की जनता के लिए ये भ्रष्टाचार और शर्मिंदगी का दशक भी साबित हुआ। And when I go back, I will discuss these matters with Mr. Rahul Gandhi. यानी साफ है 22 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस की पहचान राष्ट्रहित वाली पार्टी से बदलकर घोटालों और भ्रष्टाचार की पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? अब 2014 आते आते जनता पूरी तरह कांग्रेस से नाराज हो चुकी थी। सोनिया गांधी जो कभी कांग्रेस की तारणहार समझी जाती थी, अब भ्रष्टाचार और घोटालों की मुख्य जिम्मेदार मानी जाने लगी। और फिर 2014 का चुनाव आता है। कांग्रेस इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलकर सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी ने पार्टी को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन एक्चुअल में उनके राज में कांग्रेस की इतनी बदनामी हुई कि 12 सालों बाद भी जनता कांग्रेस को उस तरह एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी जैसे पहले करती थी। खैर, अब 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत मिली, यानी हिस्टोरिकल जीत बीजेपी को मिलती है।
तो सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था कि कांग्रेस को कैसे बचाया जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि कांग्रेस तेजी से कमजोर होती जा रही थी। सोनिया अपने हाथ में ही सत्ता रखना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी फिर बुरी तरह हार गई और राहुल ने इस्तीफा दे दिया। मजबूरी में 2019 में सोनिया गांधी को पार्टी की फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। इसके बाद G23 ग्रुप के नाम से कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा गया कि कांग्रेस एक परिवार की कंपनी बन गई है। फिर 2014 के बाद से सोनिया गांधी और उनकी फैमिली कई जांचों में घिरी रही। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी दोनों को अदालत में पेश होना पड़ा। इससे उनकी इमेज और खराब हो गई। इसके बाद संसद में सोनिया गांधी की सक्रियता लगातार कम होती चली गई। धीरे धीरे उन्होंने खुद को राजनीतिक रूप से बैकफुट पर कर लिया और ज्यादा जिम्मेदारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप दी। आज सोनिया गांधी की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन बैकफुट पर अब भी वो राहुल गांधी को गाइड कर रही हैं। फिलहाल 78 साल की हो चुकी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद और राज्यसभा सदस्य भी है और अब भी वो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। यानी वो अब भी आवाज उठाती हैं, लेकिन पीछे से। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और भी स्टोरीज चाहते हो तो जल्दी से फॉलो कर लो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपकी दोस्त प्रियंका जोशी, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।